आगे देखा गुड़हल के फूल के द्वारा अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों का परीक्षण देखा। अब हम देखेंगे उदासीनीकरण के बारे में। उदासीनीकरण क्या है? हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, आइए अब हम यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, मतलब किसी अम्ल, कोई एसिडिक पदार्थ को किसी क्षारक घोल में मिलाया जाता है तो उसका क्या परिणाम मिलता है। ठीक है, हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे फिनोल्फथैलीन कहा जाता है। यहाँ पर आपको ये सूचक का नाम याद कर लेना है, फिनोल्फथैलीन। ठीक है, फिनोल्फथैलीन। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। तो किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। किसी परख नली के 1/4 भाग को, मतलब 1/4 मतलब आपको पता है ना, एक परख नली का 4 हिस्सा, उसमें से 1 हिस्सा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। ठीक है, फिनोल्फथैलीन विलयन के को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। यहाँ पे हमें एक ये रहा, यहाँ पर हमें 1/4 भाग तक पानी लेना है और उसमें 1-2-3 बूंद क्या डालनी है, ये जो फिनोल्फथैलीन का घोल है उसको हमें डालना है। अब क्या करना है, तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा ना। अब इस परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या होगा? उसका रंग थोड़ा गुलाबी हो जाएगा। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय पदार्थ है। क्या है? क्षारीय पदार्थ है। तो हमें वो जो सूचक है उसमें 1-2 बूंद किसकी डालनी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, मतलब साबुन में जो होता है ना वो बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में डालना तब तक जारी रखें जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। ठीक है, इसमें मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमने सूचक लिया हुआ है उसमें हमें ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1-1 बूंद डालना है। 1 बूंद डाला, फिर दूसरी बूंद डालो, फिर तीसरी बूंद डालो, फिर चौथी बूंद डालो। तब तक हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब साबुन के द्रावण की बूंद डालना है जब तक कि उसका रंग हल्का गुलाबी न हो जाए, हल्का गुलाबी न आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1-1 बूंद मिलाइए। अब हमें कौन सी? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1-1 बूंद मिलानी है। मतलब अम्ल मतलब एसिड। अभी तक हमने क्या मिलाया? क्षारक मिलाया था। ठीक है, अब हमें क्या मिलाना है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें मिलानी है। आप क्या देखते हैं, क्या विलयन पुनः रंगविहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड हम जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे तो क्या होगा? उसका बूंद तो वो सूचक रंगविहीन हो जाएगा। लेकिन फिर से हमें क्या डालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डालना है। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट होता है कि यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फथैलीन गुलाबी रंग देता है। देखो, ये याद रखना है आपको। जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फथैलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो वह रंगहीन रहता है। ठीक है, जब वह
फिनोल्फ्थैलीन की बात हो रही है यहाँ। फिनोल्फ्थैलीन में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षारक मिलाते हैं तो उसका रंग गुलाबी रंग देता है, ठीक है। और फिनोल्फ्थैलीन में जब हम सोडियम अल्म मिलाते हैं, ठीक है, तनु हाइड्रोलिक अल्म मिलाते हैं तो उसका रंग रंग विहीन हो जाता है, मतलब उसका रंग बदल के रंग चला जाता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव से उदासीन कर देते हैं। मतलब यहाँ पर हमें अम्लीय और क्षारकीय दोनों पदार्थ जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, दोनों अपने अपने गुण छोड़ देते हैं और वो उदासीन कर देते हैं। दोनों अपने अपने प्रभाव छोड़ देते हैं, मतलब वो बदल कर उदासीन कर देते हैं। उसका उसका प्रकृति कौन सी हो जाती है, उदासीन हो जाती है। ना वो अम्ल रहता है और ना ही वो क्षारक रहता है। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में यहाँ पर हर काम उचित मात्रा में होता है। देखो, जब अम्ल और क्षारक को विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय रहती है। ना अम्लीय रहती है और न क्षारकीय रहती है। अम्ल तथा क्षारक दोनों ही अपनी उनकी प्रवृत्ति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारकीय। यहाँ पर उचित मात्रा हमें याद रखना है। उचित मात्रा में जब हम अम्लीय और क्षारकीय पदार्थों को मिलाएंगे तो दोनों ही अपनी प्रकृति छोड़ देंगे और ना ही वो अम्लीय रहेगा और ना ही क्षारकीय रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, आप तत्काल परख नली को स्पर्श करें तो आपको क्या अनुभव होगा, आपको परख नली थोड़ी गर्म लगेगी। मतलब कि जब अम्लीय और क्षारकीय पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो दोनों में से क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह भी आपको याद रखना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में नया पदार्थ एक निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण मतलब क्षार, खनिज, ठीक है, लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। जो नया एक पदार्थ बनता है वह या तो लवण क्षारकीय होता है या फिर अम्लीय होता है या फिर दोनों की प्रकृति वाला हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल, और ये आपको मुखपाठ कर लेनी है, ये व्याख्या है एक तरह की। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, ठीक है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मुक्त होते हैं। यहाँ पर देखो, हम अम्लीय पदार्थ और क्षारक पदार्थ को जब मिलाते हैं तो उनके बीच रासायनिक प्रक्रिया होती है। उससे क्या होता है कि इस प्रक्रम से उनमें से दोनों अपने जो होते हैं गुण वो गवा देते हैं, ठीक है। और वो क्या उनमें उनके इस प्रक्रम से क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और साथ साथ में लवण और जल भी निर्मित होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर ये समीकरण है जो आपको मुखपाठ कर लेना है और सीख भी लेना है। यहाँ पर ये जो एरो होता है उसका मतलब ये है कि उससे क्या बनता है। जैसे अम्ल और क्षारक को हमने इकट्ठा किया, दोनों को मिलाया, प्लस का मतलब है इकट्ठा करना। जब अम्ल और क्षारक को हमने मिलाया सही मात्रा में, जैसे वैसे नहीं कि एक टम्बलर भर के ले लिया हमने अम्ल और फिर उसमें 2-3 बूंद डाली क्षारक की, ऐसा नहीं। सही मात्रा में दोनों का माप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अम्ल और क्षारक को हमने मिलाया तो क्या बना, लवण और जल बना। क्या बना, लवण और जल बना, ठीक है। तो ये है उसका समीकरण। अम्ल और क्षारक को हमने मिलाया तो लवण और जल उत्पन्न होता है और उसमें से ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है। ये भी आपको लिखना है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। जैसे अब हम देखते हैं, पहले हमने उनका नाम नहीं लिखा, उनकी प्रकृति ही लिखी। जैसे अम्लकीय प्रकृति, क्षारक प्रकृति,
है ना। लेकिन अब हम नाम लिखेंगे कि जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो क्या बना, एक नया ही पदार्थ बना और उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। उसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके मिलान से जो बनता है वो है सोडियम क्लोराइड। और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है प्लस जल भी उत्पन्न होता है। तो ये पूरा समीकरण आपको याद कर लेना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उससे दोनों के मिलान से क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस ऊष्मा उत्पन्न होगी। बूझों ने चूनों के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा, तो हो सकता है गर्म हो जाएगा। ठीक है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। हमारे दैनिक जीवन में भी हम कई उदासीनीकरण के उदाहरण करते हैं, जैसे हमें देखना है क्या कहाँ पर उपयोग होता है उदासीनीकरण का। तो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण कहाँ पर है, तो अपाचन में। अपाचन में कभी कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं या फिर कुछ तीखा खा लेते हैं तो हमारे पेट में क्या होने लगता है, जलन होने लगती है। ठीक है। तो जब जलन होती है जो हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गई, बोलते हैं ना ऐसा, एसिडिटी जीरडी हो गई। तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। वो तो हम सबको पता है कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हमने दूसरे पाठ में ही पढ़ा है ना। तो आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। ठीक है ना, वो हमारे भोजन को घोलता है। तो लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता के से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। ठीक है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है, जबकि जैसे एसिडिटी हो जाती है, हमें जलन होने लगती है, खाना ऊपर आने लगता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम थोड़ा दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल ले लेते हैं। अगर हमें एसिडिटी हो जाती है और हम अगर 1 गिलास ठंडा दूध पी लें तो हमें ठीक हो जाता है, पेट में जलन होनी बंद हो जाती है ना। तो हमने आगे पढ़ा ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये यहाँ पर यही काम करता है। तो एसिड में अगर दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं तो क्या होता है, एसिड में अगर क्षारक मिलाया जाए तो दोनों की प्रकृति बदल जाती है और वो गैस जो होता है वो बैठ जाता है। वो जो जलन होती है ना, एसिड जो ऊपर आ रहा होता है वो बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और हमें तुरंत ही आराम मिल जाता है। फिर चींटी का डंक, हमने आगे पढ़ा चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है ना। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। जब चींटी हमें काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव्य डाल देती है, वो अपने डंक में से अम्लीय एसिड हमारे त्वचा में डाल देती है। डंक के प्रभाव को निर्मुक्त नमीयुक्त खाने का सोडा जो हम डालते हैं ना, सोडा भजिया फुलाने के लिए, वो कीड़ी जहाँ पर हमको चींटी ने काटा वहाँ पर हम सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका पूरा नाम है, ये भी आपको ज्ञात कर लेना है, आपको आएगा परीक्षा में कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम लिखिए तो क्या लिखोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अथवा कैलेमाइन का विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। कैलेमाइन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। तो अगर हमें जहाँ पर चींटी ने काटा वहाँ पर हम थोड़ा सोडा लगा देंगे तो हमें तुरंत ही आराम मिल जाता है। अभी कभी जब भी कि आपको चींटी काटेगी तो आप ये उपाय कर सकते हो। मृदा उपचार, मृदा उपचार कहाँ पर होगा, तो हम जहाँ पर खेती करते हैं तो वहाँ पर कोई खेत की ज़मीन में अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक उर्वरक के बारे में पता है ना, खेत में यूरिया, केएनपी, फास्फोरस आदि खाद डाले जाते हैं। ठीक है। तो वो खाद मिलाने से क्या होता है, वो मृदा को अत्यधिक अम्लीय बना देता है। और यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उससे बिना बुझा हुआ चूना
अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों के उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ माने वो जो कंपोस्ट खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, जो हम गोबर या इकट्ठा करके बनाते हैं ना कचरा सड़ा के, तो वो खाद मिला देने से भी मृदा अम्ल निर्मुक्त कर देते हैं, क्योंकि कुछ उसमें जो रहते हैं ना जीव वो एसिड छोड़ते हैं। तो वहाँ पर भी दोनों के मिल जाने से क्या होता है, उसकी क्षारकीय प्रकृति उदासीन हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्षारकीय और अम्ल वाली मृदा को इकट्ठी कर देते हैं तो उनकी प्रकृति कैसी हो जाती है, उदासीन हो जाती है। अब आगे है कारखानों का अपशिष्ट। कारखाने में से बहुत सारी अपशिष्ट निकलती हैं, नकामा बिना इस्तेमाल क्या बोलते हैं उसको, कचरा निकलता है। आप कारखाने में से निकलने वाली नदियों को तो देखते ही है ना, जहाँ पर भी गाँव में जाते हो रास्ते में आती है, ट्रेन में से नीचे देखो झाँको, काला काला पानी निकलता है केमिकल युक्त। तो ऐसे जो अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, है ना, उसमें एसिडिक पदार्थ मिश्रित होते हैं। तो ऐसा पानी हमारे भूगर्भ जल को भी खराब करता है, हमारे खेत के आदि में भी वो खराब होता है, उसमें रहने वाले जीव मछली वगैरह भी मर जाती है। तो उसमें तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे ही जलाशयों में और नदी में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, कारखाने में अपशिष्ट जलाशयों को नदियों में विसर्जित करने से पहले उसमें क्या मिलाया जाता है, क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। आप चार उपयोग उदासीनकरण के उदाहरण आपको याद रखने होंगे। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। यहाँ प्रमुख शब्द जो है वो आपको लिख लेने हैं, स्वाध्याय हम बाद में देखते हैं।